आदरणीय विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारा वीडियो है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए और पेपर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक। प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक। प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास की श्रेणी में आता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास की श्रेणी में वे घटनाएं शामिल होती हैं जो कालांतर में घट चुकी हैं या कालांतर में घट चुकी प्रमुख घटनाओं को इतिहास कहते हैं, इतिहास की श्रेणी में आती हैं। इतिहास को मुख्यतया 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा मध्य काल का इतिहास और तीसरा है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। तो जो प्राचीन भारत का इतिहास है वो प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का है। प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। और मध्यकाल का हो गया 1200 ईस्वी से लेकर के और 1761 ईस्वी का जो काल है वो मध्यकाल है। और आधुनिक काल है 1761 से लेकर के आगे का जो काल है वो आधुनिक भारत का काल है। तो इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य काल का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत हमारा टॉपिक है। तो मुख्य स्रोत किसे कहते हैं? तो मुख्य स्रोतों से आश्रय है कि जिस माध्यम से, जिन स्रोतों के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है वो स्रोत जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत कहलाते हैं। जिन स्रोतों के माध्यम से, जिस माध्यम से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। अब ऐतिहासिक स्रोतों को हमने मुख्यतया 3 भागों में बांट दिया है। वो 3 भाग हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, पहला जो है पुरातात्विक स्रोत है, दूसरा साहित्यिक स्रोत है और तीसरा विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण है। तो पुरातात्विक स्रोत में ऐसे स्रोत हैं जिनमें कुछ लिखा हुआ मिलता है या जिन पर लिखा हुआ नहीं भी मिलता है। तो इनमें दोनों ही श्रेणी के जो हैं वो पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। पुरातात्विक स्रोतों की अगर बात करें तो इनको हमने मुख्यतया अभिलेख, सिक्का, मोहरे, कलाकृतियां, स्मारक एवं भवनों के अवशेष हैं और उपकरण हैं, इनमें हमने बांट दिया है। अब हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख हैं, यानी पहले जो राजा महाराजा होते थे वो बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर अपना यशोगान लिखवाते थे या जो उन राजाओं के द्वारा जो कार्य किए जाते थे उन कार्यों का जो है लेखा जोखा भी उन शिलालेखों पर लिखा जाता था। तो बड़े बड़ी शिलाओं पर जो है लिखा जाता था वो शिलालेख हमारे को जब आज मिलते हैं और उन शिलालेखों के माध्यम से हम उन राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारा स्रोत जो है वो हो गया अभिलेख, जिसमें शिलालेख है। अभिलेख में है शिलालेख। इसके अलावा आपके ताम्रपत्र हैं, शिलालेख हैं, ताम्रपत्र हैं। ये
अभिलेख जो है इस श्रेणी में आते हैं कि पहले जो राजा महाराजा होते थे तो तांबे की एक प्लेट होती थी, तो जमीन वगैरह अगर किसी को दान में दी जाती थी तो वो जो है उस जमीन का विवरण उस ताम्र पत्र में लिखा हुआ रहता था और देने वाले जो है दान देने वाले व्यक्ति का नाम लिखा रहता था, लेने वाले का नाम लिखा रहता था। तो आज हमें उन माध्यमों के द्वारा या ताम्र पत्र के द्वारा हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उन शिलालेखों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तो अभिलेख में जो है ताम्र पत्र हैं और शिलालेख हैं, ये इसमें शामिल होते हैं। दूसरा है सिक्का कि उस काल में अगर कोई सिक्का प्राप्त हो गया, चाहे वो सोने का हो, चाहे चांदी का हो या अन्य किसी धातु का हो, उस सिक्के के आधार पर हम उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे गुप्त काल में सोने और चांदी के जो सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार से हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो सिक्कों के माध्यम से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलते हैं, इसलिए हमारा जो माध्यम हो गया वो सिक्का हो गया। जैसे अभिलेख की बात की हमने, तो उसके द्वारा हमारे को जो बड़ी बड़ी जो शिलाएं हैं उनके ऊपर उस समय में राजा महाराजाओं के द्वारा जो लेख लिखे गए थे या अपने जो है कार्यों को लिखा गया था, आज हम उन लेखों को पढ़ करके और फिर जो है इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ताम्रपत्र और शिलालेख हैं, दूसरा अभिलेख, दूसरा सिक्का है, तीसरे हैं मोहरें। उस समय में जो मोहरें होती थी, चाहे वो मिट्टी की हो चाहे किसी धातु की हो, तो उनके ऊपर कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता था। तो जब आज वो मोहरें कालांतर की हमारे सामने आती हैं, इतिहासकारों के सामने आती हैं, तो हमें उस काल के बारे में जानकारी अवश्य मिलती है। इसके अलावा कलाकृतियाँ, उस समय में जो कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, जो कलाएं जो हैं किसी मटके पर मान लो या किसी अन्य दीवार पर मान लो, वो जो कलाकृतियाँ जो है बनाई जाती थी, उनके माध्यम से भी हमें उस काल के समय की जानकारी प्राप्त होती है, उस काल के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद में स्मारक हैं, भवनों के अवशेष। उस समय के अगर हालांकि जो है अवशेष ही प्राप्त हो रहे हैं, प्राचीन काल के जो स्मारक थे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जो है कुछ हमारे को स्मारक भी देखने को मिलते हैं। तो उन स्मारकों के द्वारा और भवनों के जो अवशेष हमारे को मिल रहे हैं, उनके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि उस काल में इतिहास किस प्रकार का था, किस प्रकार की जो है उनकी सामाजिक स्थिति थी, किस प्रकार की उनकी राजनीतिक स्थिति थी, किस प्रकार की उनकी आर्थिक स्थिति थी। तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक ये सभी स्थितियों का ज्ञान जो है हमें अभिलेख के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, मोहरों के माध्यम से, कलाकृतियों के बारे में और स्मारक एवं भवनों के अवशेष के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा जो है उपकरण है, उपकरण में जो है जैसे मान लीजिए कि आपके उपकरण में कोई कुल्हाड़ी मिल गई या अन्य कोई औजार मिल गया, तो वो सारे जो हैं इस श्रेणी में आते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख हैं, सिक्का है, मोहरें हैं। तो मोहरें मिट्टी की भी बनती थी और धातु की भी बनती थी और उन मोहरों पर कुछ न कुछ लिखा हुआ अवश्य रहता था। तो अभिलेख है, सिक्का है, मोहरें हैं, कलाकृतियां हैं, स्मारक एवं भवनों के अवशेष हैं और उपकरण हैं। खुदाई के दौरान जो भी उपकरण हमारे को प्राप्त हुए हैं, जो भी वो उस समय में काम में लेते थे और आज जब हम उनकी खुदाई कर रहे हैं तो खुदाई के दौरान जो हमारे को वो सारे उपकरण मिल रहे हैं, चाहे कुल्हाड़ी हो, चाहे बर्तन हो, चाहे कोई अन्य प्रकार का जो है उपकरण हो, जब हमारे को मिल रहा है तो उसके माध्यम से हम उस काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को हमने दो भागों में बांटा है, एक धार्मिक और एक अधार्मिक, नॉन रिलीजियस और ये हो गया रिलीजियस। तो धार्मिक और अधार्मिक, अधार्मिक को धर्मेतर। तो
एक में जो धार्मिक है तो इसमें जो विषय वस्तु है वो सारी धर्म के बारे में है। और धर्म हम जानते हैं कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ हमारे को मिलते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमारे को मिलते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ हमारे को मिलते हैं। तो जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं, कोई भी ग्रंथ हो, अगर वो हमारे को मिलता है और उस ग्रंथ के माध्यम से हमें उस काल के इतिहास की जानकारी मिलती है तो वो हमारा स्रोत है, इतिहास को जानने का मुख्य स्रोत है। तो वो इस श्रेणी में आता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया, जैन ग्रंथ हो गया। और बौद्ध ग्रंथ में जो त्रिपिटक है, जातक है, मिलिंदपनो है, दीपवंश, महावंश है, संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है, ये जो है इनके द्वारा भी हमारे को जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे वेदांग है, उपनिषद है या महाकाव्य है, ये इसमें प्राप्त होते हैं। जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस काल में किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था रही होगी, उन सब के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है। तो वो हमारा जो है स्रोत धार्मिक है, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक है। और जो दूसरा है अधार्मिक, या जिसको धर्मेतर कहा जाता है, नॉन रिलीजियस। तो अधार्मिक को हमने 3 भागों में फिर डिवाइड कर दिया, 3 भागों में पुनः बांट दिया, जिसमें पहला है लौकिक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। तो लौकिक है, उसमें जो मूल विषय वस्तु है वो ऐतिहासिक नहीं है। लौकिक में जो मूल विषय वस्तु है वो लौकिक ऐतिहासिक नहीं है। हालांकि प्रसंगवश अगर उसमें ऐतिहासिकता आ गई हो, लेकिन जो मूल विषय वस्तु है उसमें ऐतिहासिक नहीं है। तो उस पाठ को हम लौकिक कहते हैं। तो उसमें जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ लिखा वो इस लौकिक में शामिल होता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा वो लौकिक में शामिल होता है। तीसरा कात्यायन का जो वार्तिक है वो भी इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार की जो लौकिक हैं जिनमें ऐतिहासिक मूल विषय वस्तु शामिल नहीं होती है, वो लौकिक की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है ऐतिहासिक, जिसमें मूल विषय वस्तु ऐतिहासिक होती है, वो ऐतिहासिक की श्रेणी में आती है। जैसे हर्षचरित जो है वो बागभट्ट के द्वारा लिखी गई, तो ये जो है ऐतिहासिक की श्रेणी में आती है। तीसरा जो क्षेत्रीय भाषा में जो साहित्य लिखा गया, लोकल लैंग्वेज में जो साहित्य लिखा गया, वो क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य है और उसके द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वह भी हमारा मुख्य स्रोत है, मुख्य साहित्यिक स्रोत है। तो इस प्रकार से हमने साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांट दिया, एक धार्मिक है और दूसरा अधार्मिक है। तो धार्मिक में ब्राह्मण है, ब्राह्मण धर्म के जितने ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के माध्यम से हमें उस काल के साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये हमारे इतिहास के मुख्य स्रोतों में शामिल होते हैं। दूसरा अधार्मिक, अधार्मिक में हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया, लौकिक, ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। तो लौकिक में हमने बात की पाणिनि जो अष्टाध्यायी है, यानी लौकिक में जो है ऐसे जानकारी मिलती है जिनका मूल विषय ऐतिहासिक नहीं है, तो वो लौकिक की श्रेणी में है। पाणिनि का अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कात्यायन का वार्तिक। और ऐतिहासिक जिसमें मूल विषय वस्तु जो है ऐतिहासिक है, वो श्रेणी में आती है ऐतिहासिक में। और जैसे हर्षचरित्र का जो है, हर्षचरित्र जो ग्रंथ है वो बागभट्ट के द्वारा लिखा गया, तो वो इस श्रेणी में है। और तीसरा क्षेत्रीय भाषाओं का जो साहित्य है वो भी हमें मुख्य स्रोतों की जानकारी मिलती है, मुख्य स्रोतों का जो है स्रोत है। तीसरा जो है हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, पहला पुरातात्विक स्रोत हो गया, दूसरा साहित्यिक स्रोत हो गया, तीसरा है विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण। यानी जो भी विदेशी लेखक आए हमारे भारत में और उन्होंने
यहाँ रह करके यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को देख करके और जो भी अपने ग्रंथों में कुछ लिखा, और जब वो साहित्य हमारे सामने आज आता है तो वह भी हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, साहित्यिक मुख्य स्रोत हैं। तो विदेशी यात्रियों और लेखकों के जो विवरण प्राप्त होते हैं वह भी मुख्य साहित्यिक स्रोत की श्रेणी में आते हैं। अब विदेशी यात्रियों में जो है यूनानी हैं, चीनी हैं, तिब्बत के हैं, अरब के हैं। इस कंट्रीज के जो लोग हैं वो हमारे आए, यूनानी भी आए, चीनी आए, तिब्बती आए और अरब आए। जैसे यूनानी में हेरोडोटस आया और उसने जो ग्रंथ लिखा वो स्टोरी का लिखा, तो इसको जन्मदाता भी माना जाता है। इतिहास का जन्मदाता हेरोडोटस को माना जाता है, हेरोडोटस को जन्मदाता माना जाता है। और चीनी जो हैं इनमें फायान हैं, हेनसांग हैं, ये जो दोनों लोग थे वो चीन से आए थे। तो इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा तिब्बती जो लेखक आए उनमें जैसे लामा तारानाथ है, तो उसका जो ग्रंथ है, 2 ग्रंथ उसने लिखे, एक कंग्यूर है, दूसरा तंग्यूर है। ये दोनों ग्रंथ लामा तारानाथ के द्वारा लिखे गए। इससे भी हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है उस काल की। तो ये भी हमारे इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अरब का है अल मसूदी, अरब का जो है अल मसूदी लेखक है जिसने मरूजुल जहव ये ग्रंथ लिखा, और इस ग्रंथ के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ग्रंथ का नाम है मरूजुल जहव, मरूजुल जहव ये ग्रंथ का नाम है जो कि अल मसूदी के द्वारा लिखा गया था। इसके द्वारा भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से जो ऐतिहासिक जानकारी है वो हमें इनके माध्यम से प्राप्त होती हैं। और ये जो इतिहास है हमारा, ये प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का है, इसलिए कई तथ्य हैं वो छुपे हुए हैं, हमारी जानकारी में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए हमारे इतिहास जो गर्व करने वाला है, लेकिन उसमें संपूर्ण जानकारी हमें आज भी उपलब्ध नहीं होती है। तो इसलिए हमें कहीं न कहीं वो कमी अवश्य ही महसूस होती है कि हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास है वो संपूर्णता की ओर अग्रसर नहीं हुआ। तो ये इसमें कमी है, लेकिन फिर भी इन कमियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो हमें ये जानकारी अवश्य प्राप्त होती है कि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो किस प्रकार का रहा होगा, किस प्रकार की हमारी राजनीतिक स्थिति रही होगी, किस प्रकार से सामाजिक स्थिति रही होगी, किस प्रकार से धार्मिक और किस प्रकार से आर्थिक स्थिति रही होगी। इन स्थितियों के बारे में अवश्य ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत की बात हमने की, अभिलेख जिसमें कि शिलालेख वगैरह आ गए और ताम्रपत्र वगैरह आ गए, ये सारे जो हैं हमें इसके माध्यम से जानकारी हमें मिलती है। इसके अलावा गुहालेख हैं, गुहालेख, ताम्रपत्र, शिलालेख, गुहालेख। गुहालेख होता था कि जो ऋषि मुनि महात्मा अपनी गुफाएं बनाते थे और उन गुफाओं के ऊपर जो चित्रकारी की जाती थी, जो कुछ भी लिखा जाता था, वो सारा जो है गुहालेख की श्रेणी में आता है। इसके अलावा मोहरे हैं, कलाकृतियां हैं, स्मारक हैं, भवनों के अवशेष हैं, उपकरण हैं, इसकी बात हमने की है भी। पुरातात्विक स्रोत के अलावा साहित्यिक स्रोत हैं जिसमें धार्मिक और अधार्मिक की हमने बात की। धार्मिक में जितने भी धर्म के ग्रंथ हैं वो सारे इसमें शामिल होते हैं। अधार्मिक में जो है लौकिक, ऐतिहासिक, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य हमने देखा जिसमें विषय वस्तु है वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक का मतलब है जिसमें विषय वस्तु धार्मिक नहीं है, चाहे प्रसंगवश उसमें आ गया हो वह भाग, लेकिन वो उसकी मूल विषय वस्तु है वो धार्मिक नहीं है, तो वो अधार्मिक की श्रेणी में आती हैं। तो इसमें 3 भाग हमने किए, लौकिक, ऐतिहासिक, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य। तो इसको हमने अलग अलग किया कि लौकिक का मतलब है जिसमें मूल विषय वस्तु ऐतिहासिक नहीं है वो लौकिक है, और ऐतिहासिक जिसमें मूल विषय वस्तु ऐतिहासिक है, और क्षेत्रीय भाषाओं का जिसमें लोकल लैंग्वेज में जो ग्रंथ लिखे गए वो क्षेत्रीय भाषाओं की श्रेणी में आता है, जिसके माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
तीसरा, विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण को हमने देखा, जिसमें यूनानी है, चीनी है, तिब्बती है और अरब के हैं। तो ये जो लेखक आए भारतवर्ष में और यहाँ रह कर के उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से आज हमें जानकारी उपलब्ध कराते हैं या हमें जो उपलब्ध होती है, तो ये भी हमारे इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। तो आज हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त की और आगे के वीडियो में हम अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।